ओके सो गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए भाई, आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमने आपको बताया था कि लगभग 500 सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि सभी के सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक क्लास इन क्वेश्चंस की हो चुकी है, आज हम लोग दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन का लेवल है वो कल की क्लास से थोड़ा सा अप रहेगा। तो आपको क्या करना है कि पेशेंस रख के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसके सॉल्यूशन पे जाना है। ओके, और ये क्लासेस आगे कंटिन्यू रहेगी आपके एग्जाम तक, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो चलो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे बट कुछ क्वेश्चंस काफी ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से कैसे करना है इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 56 डिवाइडेड बाई 1/3, उसके बाद में ब्रैकेट वगैरह काफी आपको दे रखे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें कैसे सॉल्व करना रहेगा, बोर्ड मास से। बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट में भी चार टाइप के ब्रैकेट आते हैं। पहला लाइन ब्रैकेट, इसको हम लोग लाइन कोष्टक भी बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। दूसरा स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट। अरे यार ये कैसे हम कर रहे हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट हो जाता है, ये आपका मीडियम ब्रैकेट हो जाता है और ये आपका लास्ट। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड नंबर पे इसको करते हैं, फिर इसे और फिर इसे। इस तरीके से चलता है। अब अगर देखा जाए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम, तो क्वेश्चन में हमारे पास लाइन ब्रैकेट यहां पर दिखाई पड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 7 5 12 12। अब देखा तो 9 और 6 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, मतलब ये पूरी लाइन हटाओ और यहां पर कितना लिख जाएगा 3। फिर उसके बाद मीडियम ब्रैकेट पे जाते हैं तो 15 और 12 27, 27 में से 3 गया 24, ये पूरा हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 24 24। अब 24/3 दैट मींस ये आ जाएगा आपका फाइनली 56 डिवाइडेड बाई 8। 56 इफ डिवाइडेड बाई 8 देन योर आंसर विल बी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इस एक्सप्रेशन का मान क्या हो जाएगा, ये चीज आपसे पूछा गया है। तो क्यूबिक में एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। ये फॉर्मूले ध्यान रखना क्योंकि आपके क्वेश्चन में लगभग 70% प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस आना है। तो फॉर्मूले रिवाइज करके जाएंगे आप सभी लोग अपने एग्जाम से पहले। नेक्स्ट रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका इतना बड़ा फॉर्मूला है। इसके साथ में एक चलता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गया तो ये 0 इंटू दिस इक्वल टू 0। तो बराबर में सब 0 हो जाएगा। जब उस साइड पे सब 0 हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, 3abc को उधर भेज देंगे। तो हमारा क्या पॉइंट निकल के आ जाएगा, तो आप कह सकते हो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यस और नो? ठीक है, अब जरा अपने क्वेश्चन पे नजर एक बार डालो। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपका सपोज कर लेते हैं, ये हमारा x लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड अगर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो रहा है दैट मींस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3x बाई जेड के। और डिनोमिनेटर में भी 3x बाई जेड लिखा हुआ है। तो 3x बाई जेड अपॉन 3x बाई जेड दैट विल बी आंसर 1। सब चीजें आपस में कट जाएंगी इस फॉर्मूले का सिंपल यूज करके। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए हमने आपको क्या बताया कि दो तरीके हैं, या तो वैल्यू पुट कर जाओ, जितना कम इंफॉर्मेशन है आप वैल्यू रख सकते हो आराम से बिना कोई टेंशन के, तो वैल्यू पुट कर सकते हो। और अगर वैल्यू पुट नहीं करना है बेसिक से भी जा सकते हैं, जैसी इच्छा है वैसे चल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हमारे पास में, बट हम कहेंगे कि आप वैल्यू पुट कर जाओ। और वैल्यू पुट ऐसी करना कि इनफाइनाइट केस नहीं बनना चाहिए, बस ऐसी वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करते टाइम बस ये ध्यान रखना कि बस ये ना बना दे, ये बन गया तो दिक्कत रहेगा तुम्हारे लिए, फिर हमसे नहीं कहना सर जी अब क्या करें। ठीक है, तो क्या करना रहेगा, अगर हमने a बराबर 45 और b बराबर 45 लिया तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 0 मतलब इनफाइनाइट केस, तो a और b 45 नहीं ले सकते।
बाकी जो भी लेना चाहो ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, पूरी फ्रीडम है आपके पास में, लेकिन 45 नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि ए बराबर बी बराबर 0 डिग्री रखते थे। अगर ए बराबर बी बराबर 0 रखा है तो साइन 0 की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा भाई, अपॉन में 0 - 0 0, इनफाइनाइट केस बन जाएगा। ये भी नहीं रख सकते, 90 भी नहीं रख सकते, तो एक काम कर सकते हैं, ए बराबर 30 और बी बराबर 60, ये तो रख ही सकते हैं। जब कोई ना रख पाओ तो ये तो रख ही लेंगे। अब जरा वैल्यू पुट कर जाओ, है ना, और सवाल को सॉल्व करना शुरू करो। तो ए बराबर 60 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस बी बराबर 60 रखेंगे √3/2 अपॉन साइन 30, सॉरी कॉस 30 हो जाएगा √3/2 -1/2 प्लस नेक्स्ट क्या है, बोले cos 30 हो जाता है √3/2 प्लस 1/2 होल अपॉन, ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस √3/2। अब क्या करें, बोले सर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले सकते हैं ना। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो √3/2 -1/2 सेम चीज बन जाएगी। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे इस वाले से तो क्या बन जाएगा, बोले सर डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3/2 -1/2 और न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, बोले सर 1/2 प्लस √3/2 और ये हो जाएगा -√3/2 -1/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 तो पूरी वैल्यू 0। अब पूरी वैल्यू 0, साइन ए बराबर 30 कॉस बराबर 60 और बी बराबर 60 रखोगे, ए बराबर 30 बी बराबर 60, 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। हर एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करोगे, हमें दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन ए 0 है, बट फिर भी हर एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे, कहीं दूसरा ऑप्शन 0 का निकल आए। ठीक है, अब यहां पर 0 0, यहां पर 30 और 60 रखोगे ये भी 0 नहीं होगा, यहां पर 30 और 60 रखोगे ये भी 0 नहीं होगा। तो आप कह सकते हो बोले ऑप्शन ए करेक्ट है। ये गलती नहीं करना, जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो 0 आया तो सीधे टिक कर दिया ए बराबर जी, ए ऑप्शन सही हो गया, 0 हो गया। बाकी के 3 कट करना रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ऑप्शन पर वैल्यू रखने पर 0 आ जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अब देखो रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू करी। रहीम को कहीं पर निकलना है और इन्होंने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलानी पड़ी। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी डिस्टेंस आपसे पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों सिचुएशन में उसे जहां पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना था डिस्टेंस तो बराबर था, और जब डिस्टेंस बराबर होता है तो आप क्या कहते हो, बोले सर स्पीड का रेशियो पलटने से टाइम का रेशियो आ जाता है। आपसे कहा गया भाई 45 की बजाय वो 54 की स्पीड से गया, तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9 से कैंसिल कर दो, 5:6 के हिसाब से गया। अगर स्पीड का रेशियो ये है और डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5। भाई पहले 6 यूनिट टाइम लगना चाहिए था, 5 यूनिट लगा, और ये 5 यूनिट क्यों कम लगा, क्योंकि भाई 1 यूनिट उसने लेट कर लिया हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से 15 यूनिट लेट कर लिया। हमारे हिसाब से 1 यूनिट लेट किया और क्वेश्चन के हिसाब से 15 यूनिट। तो अब देख लो भाई 6 बराबर निकालना है तो 15 छिक्का 90 मिनट लग जाएगा, 90 मिनट का टाइम लग जाएगा अगर वो 45 की स्पीड से जा रहे हैं। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। तो डिस्टेंस बराबर अगर आपको फाइंड करना है तो दूरी बराबर 4 गुणे समय 90 मिनट है, इसको घंटे में बना लेंगे डिवाइडेड बाई 60। अब क्या किया जाए, बोले सर कैंसिल कर दो, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 45 या 135 और 135/2 ये हो जाएगा आपका 135/2, दैट मींस 67.5 किलोमीटर। और यही इस सवाल का उत्तर कि भाई उसने कितना दूरी तय करनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 67.5 किलोमीटर। क्लियर है, और ये बहुत बेसिक यूज है आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड का, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड ओ आइए, है ना। चलो भाई अब इनके बारे में बात करी जाए, इनके लिए क्या कहा।
सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। या अब समझो यार, यहां से अगर सेक स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लाइन तो वहीं से दिख जाती है ना। अगर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया हमने तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है आपकी, इक्वल टू 3। तो अगर हम यहां से टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 3 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है 3 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। चाहे तो ये वैल्यू उठा के वहां पे रख सकते हो, एक काम। दूसरा काम यहां से ये कर सकते हैं, एक काम तो ये हो गया कि आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो। टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा सर 3 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू उठा के वहां पे रख दो, टेन स्क्वायर की जगह ये, 10 की पावर 4 की जगह स्क्वायर कर देना, सॉल्व करोगे तब भी आंसर पे पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका क्या रहेगा, दूसरा तरीका क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं जरा। तो दूसरे तरीके के लिए एक काम कर जो यार, इनका स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा यहां से सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू √3। सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू √3। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, बोले सर ये होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √3, है ना। नेक्स्ट आगे सोचते हैं। तो ले सर यहां पर तो पहुंच के, अब इसके बाद में हमारे पास में लिखा है साइन थीटा बराबर, अब यहां पर थीटा की वैल्यू कैसी रखी जाए, क्या किया जाए जो चीजें सही रहे, हमारी चीजें खराब ना होने पाए। और इक्वल टू में हमें चाहिए 3, ठीक है। सेक थीटा भी है, टेन थीटा भी है, इक्वल टू में हमें चाहिए √3। √3 अगर चाहिए तो इसका मतलब 10 की वैल्यू 60 रखना रहेगा, और अगर 60 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये तो 2√3 हो जाएगा, ये तो नहीं रख सकता है। फिर क्या किया जाए, यहां पर तो जाके फंस गए। तो इसका मतलब वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते। वैल्यू अगर फाइंड नहीं कर सकते तो फिर क्या किया जाए, बोले सर यही सही रहेगा, 10 में कर लिया, अब इसके बाद में दूसरे पे फोकस करो, वहां तक कैसे पहुंचना है। कभी कभार क्या होता है, हम जब यहां तक आगे तक पहुंच जाते हैं, अब आगे रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा होता है, तो अब सोचते बोले सर अब क्या करें, यहां तक तो पहुंच गए, इसके बाद आगे फंस रहे हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है, बोले सवाल सॉल्व भी नहीं हो रहा था सर। अरे यार एग्जाम में यही सब चीजें तो दिक्कत करेंगी आपको। अगर किसी एक तरीके से सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना हो, तुरंत उसको हटाओ, दूसरा कोई तरीका देख लेंगे, बाद में हम इस तरीके को समझ लेंगे कि क्यों सॉल्व नहीं हुआ। और ये वो पॉइंट है जो आपको अपने एग्जाम में अप्लाई कर। हम लोग क्या होते हैं ईगो में आ जाते हैं कि भाई हमने जो तरीका लगाया उससे सवाल सॉल्व हुआ क्यों नहीं। छोड़ो, बाद में ईगो वगैरह देख लिया जाएगा, अभी और कोई चीज को देखते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है आपको। इस सब जगह पर आपको क्या करना है, आपको अपने मार्क्स पर फोकस करना है, कैसे भी करके सवाल सॉल्व होना चाहिए, बस हमें उससे फर्क पड़ता है, बाकी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू तो नहीं निकल रही थी, दैट मींस हमें इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कराना रहेगा। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना रहेगा तो भाई ये चीज तो हमने लिख ली यहां से कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है। हमसे जो पूछा गया है वो इन्होंने पूछा है 9 अपॉन सेक की पावर 4 थीटा प्लस 3 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसके बारे में हमसे पूछा गया, क्या किया जाए। बोले सर यहां से तो एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि ये हो जाएगा यहां से 9 + 3। देखो रास्ता अपने आप आगे निकलेगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना बोले सर फंस जाएंगे तो क्या करेंगे, आप पेन चलाते रहिए, वहां पर जाके ब्लॉक हो गए तुरंत छोड़ देना, और ये काम होगा आपके साथ। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो कई बार ऐसा होता है, आप लगा जाते हो, बोले सर आगे बढ़ने का रास्ते नहीं मिला, समझ भी नहीं आता आगे क्या करें। अरे छोड़ो यार, रास्ता तो होगा, अभी नहीं मिल रहा है, दूसरे तरीके से कर लो यार, है ना। ये चीज सीखना आपको, ये इसलिए क्या, बाकी मैं इस तरीके से भी आपको लगा के दिखा दूंगा, ऐसा नहीं कि वो तरीके से आएगा नहीं, सबसे आ जाएगा, लेकिन ये जो चीज आपको सिखानी थी आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। हम लोग यहां तक पहुंच चुके, अब क्या किया जाए।
बोले सर 3 दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर भी काफी कुछ दिख रहा है, काम कर सकते हैं क्या सर, यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो 3 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन सेक की पावर 4 थीटा। मिल गया, कुछ तो मिला ना। कैसे, बोले सर अगर हम यहां से इसको इधर भेज देते तो हमारे पास यहां से आ जाएगा सेक की पावर 4 थीटा इक्वल टू 3 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और 3 प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह अगर हमने सेक की पावर 4 थीटा लिख दिया, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर है तो कट जाएंगे, योर आंसर विल बी 3। खत्म कहानी, ये सवाल का उत्तर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। पॉइंट क्या समझे यहां से, सवाल तो सॉल्व हो गया, सवाल समझ में आया वो तो ठीक है, पॉइंट यहां से क्या समझे कि अगर हम अपने एग्जाम में कोई सवाल लगा रहे हैं और किसी मेथड पे चल के हम सवाल पे जाके अटक जाते हैं, तो हमें वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक सवाल को लगाने के कई मेथड होते हैं, ये आपको भी पता है। कई टीचर्स अपना टैलेंट शो करने के लिए एक सवाल को 50 मतलब ज्यादा हो गया, कई तरीके से सॉल्व करवाते हैं, है ना। तो मेन चीज क्या है, वहां से सीखो क्या चीज, वहां से ये चीज सीखो कि एक सवाल को लगाने के कई तरीके होंगे। अगर हम एक तरीके में अटक रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, दूसरे तरीके को फॉलो करना होगा, जिसपे अटक रहे हैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एक हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग को अपनी गलती नहीं दिखाई पड़ती, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस चीज में हम अटकते हैं उसको हम बार बार वही गलती मिस्टेक करते हैं, तो जब हमें पता है कि एक में अटक रहे हैं तो छोड़ो, दूसरे वाले को देख लेंगे, दूसरे मेथड पे काम कर लेंगे। अब ये सवाल समझो, टाइम एंड वर्क। कल वाले क्लास में हम लोगों ने इस चीज पर चर्चा की थी, सिखाया था आपको कि 3 आदमी हैं और 5 लड़के हैं, 3 आदमी और 5 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी और 7 लड़के, जबकि 6 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो हमने कहा था इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर जाना। 3 से कैंसिल कर दो, ये 3 बार जाएगा, 3 से कैंसिल कर दो, ये 5 बार जाएगा, क्रॉस सिंप्लीफाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 आदमी प्लस 25 लड़के, ये हो जाएगा 6 तिया 18 आदमी प्लस 7 तिया 21 लड़के, ठीक है। अब क्या करो, बोले सर 21 लड़कों को इधर ले आओ और 15 आदमियों को उधर ले जाएंगे, तो जब 21 लड़के इधर आएंगे बचेगा क्या, बोले 4 लड़के बराबर, ये इधर हो जाएगा 3 आदमी। अब पूछा क्या उन्होंने, उन्होंने पूछा 4 लड़कों का काम 3 पुरुषों के बराबर, तो भाई दिखाई पड़ रहा है कि 4 लड़के बराबर है 3 आदमियों के, तो साफ साफ पहले ही ऑप्शन हमारा दिखाई पड़ रहा है कि 4 लड़कों का काम 3 पुरुषों के बराबर है, ऑप्शन ए सही हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को, जल्दी से बताओ एक बार, सभी को क्लियर है सब चीजें। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। x-2 एक गुणनखंड है इसका और इसका, ठीक है। तो a और b के मान पूछे। देखिए जब भी कोई भी फैक्टर आपको इस तरीके से दिया जाता है कि x-a जो है वो किसी एक एक्सप्रेशन का फैक्टर है, x-a किसी एक्सप्रेशन का फैक्टर है, तो क्या करो, बोले सर यहां से x-a बराबर 0 रख दो, तो x बराबर आ जाएगा a, और ये a इसको सेटिस्फाई करेगा, ये x बराबर a रखने पर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वल टू 0 कर देगा, इक्वल टू 0 कर देगा। तो अगर इन्होंने कहा कि x-2 एक फैक्टर है, अगर इन्होंने कहा है कि x-2 एक फैक्टर है, दैट मींस क्या होगा, आप कहोगे सर x-2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2, और x बराबर 2 रखने पर वो 0 के बराबर कर देगा। तो अगर x बराबर 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पहली इक्वेशन आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, फिर रखेंगे तो ये हो जाएगा -16, उसके बाद में प्लस का 2a और प्लस का b, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इन सभी को ये -8 हो जाएगा, -8 उधर जाएगा, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 8। इक्वेशन, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी जगह पे यही वैल्यू पुट करेंगे x बराबर 2, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आ जाएगी, आप कहोगे सर x बराबर ये हो जाएगा x क्यूब, मतलब 2 का क्यूब 8, माइनस का 4a, -4a प्लस का 2b और प्लस का 8,
इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a माइनस का 2b इक्वल टू 16। ठीक है, दो को कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे। अगर दो को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2a माइनस बी इक्वल टू 8। अब समझने वाली बात देखो, 2a प्लस बी ये भी 8 के बराबर है, 2a माइनस बी ये भी 8 के बराबर। दैट मीन्स बोले बी का तो कोई रोल ही नहीं है, बी बराबर 0 हो जाएगा। ए 2a बराबर 8, दैट मीन्स ए बराबर 4। तो ए बराबर 4 और बी बराबर 0, ऑप्शन लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू सेटिस्फाई कर। चलो भाई आगे देखते हैं। एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक तालाब है, इस तरीके का ये तालाब बना दिया, दिख रहा है। चलो भाई, इससे 60 मीटर ऊपर 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी बिंदु से पानी के अंदर ये चिड़िया उड़ रही है, ये यहां पर चिड़िया उड़ रही है, और यहां से जब हम पक्षी का उन्नयन कोण देख रहे हैं ये तो ये दिखाई पड़ रहा है हमें 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चूंकि तालाब है तो यहां पर पानी भरा होगा, यस और नो, इस तरीके से पानी भरा होगा, और इस पानी में जितना ऊपर ये चिड़िया उड़ रही है उतना ही नीचे दिखाई पड़ेगा इसका प्रतिबिंब। देखने की जगह ये वाला पॉइंट है, तो बोले यहां से जब हमने इसके इमेज को जब देखा तो हमारा जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा था। तो अब आपसे यह पूछा गया कि भाई बताइए कि पक्षी तालाब से कितने ऊपर उड़ रहा था, पक्षी तालाब से कितने ऊपर उड़। तो एक बात ध्यान रखो, 60 के सामने की भुजा कितनी होती है, बोले सर √3 होती है। अगर ये √3 है तो ये कितनी हो जाएगी, बोले सर ये 1 हो जाएगी। यहां से ढंग नहीं आएगा, टफ हो जाएगा आपके लिए। चलो, 30 के सामने एक भुजा कितनी होती है, बोले 1। और अगर 1 के साथ 30 के सामने एक भुजा 1 है तो ये 60 बन जाएगा, इसके सामने एक भुजा ये कितना हो जाएगी, √3। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। बड़े वाले ट्रायंगल में जब जाएंगे तो ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला 30 है। अगर 30 के सामने एक भुजा √3 तो 60 के सामने एक भुजा 3। ये डन। बोले सर ये पार्ट 1 है और ये पूरा पार्ट 3। अब समझो यहां से बात मजेदार क्या है। बोले सर ये हमारी सरफेस है, ये जमीन है, ये जमीन है, तालाब की सरफेस है। ये कितना है, बोले सर ये 60 है। अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना होगा, अगर नीचे है तो भाई ये भी 60 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बोले सर ये भी 60 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे जो 3 में से एक पार्ट ये, तो 2 पार्ट बराबर 120, एक पार्ट बराबर हो जाएगा 60 के। कंपैरिजन कर लेंगे या नहीं, एक पार्ट हो जाएगा 60 मीटर के। समझ में आया कैसे, बोले अगर ये 60 है तो ये 60 होगा, और चूंकि ये तालाब है तो पानी की परछाई पड़ेगी, तो यहां से यहां तक का हिस्सा अगर 60 है तो यहां से यहां तक का हिस्सा 60 हो जाएगा। ये हिस्सा 1 है परछाई में, ये हिस्सा 1 हो जाएगा। अब ये इतना 3 है, ये 1 है, तो भाई रेशियो के अकॉर्डिंग ये 2, वैसे 120, तो 1 बराबर 60 के। इन्होंने पूछा है पक्षी कितने ऊपर उड़ रहा है, तो अगर 1 बराबर 60 के तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है 60। अब तालाब की सरफेस है 60 यहां पर और 60 यहां पर। पक्षी जो है वो कितना ऊपर उड़ रहा है, बोले सर 120 मीटर ऊपर उड़ रहा है। 120 मीटर। मैंने पहले ही बोला था कि आज के जो सवाल हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के रहने वाले हैं, मजेदार लेवल के रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि संख्याओं 27 प्लस एक्स, 31 प्लस एक्स, 89 प्लस एक्स, 107 प्लस एक्स और 156 प्लस एक्स का माध्य उन्होंने 82 दे रखा है। ठीक है, माध्य कितना दे रखा है, बोले सर 82 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि 130 वगैरह वगैरह इन सब के बारे में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई देखो अबे हमें क्या करना है, यहां पर क्या करना है, कंपैरिजन कर लेंगे। दो तरीके से हम लोग इस सवाल पे जा सकते हैं। एक तरीका ये रहेगा हमारे पास में
कि हम इन सभी को ऐड करें, 27 प्लस एक्स, फिर 31 प्लस एक्स, इस तरीके से जाए। और दूसरा मेथड क्या कह रहा है, एक बोले सर दूसरा मेथड ये कहता है कि कंपैरिजन कर, यहां पर हमारा समांतर माध्य 82 है, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। यहां पर पहले वाली संख्याओं में 1 2 3 4 5 बार एक्स आया है, यहां पर 1 2 3 4 5 बार एक्स आया है। एक्स की कहानी खत्म, एक्स से कोई कंपैरिजन, कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ ही नहीं है, एक्स से कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। फिर कहां से डिफरेंस क्रिएट हुआ है, चलो देखते हैं। ये कितना है, बोले सर ये है 130 और 126, 256 हो जाएगा, ये हटाओ 256 हो जाएगा, और हमारे पास 156 ये था, और 100 यहां का हटा दो, 7, 256 का काम खत्म हो गया। फिर क्या है, देखो ये 27 और ये 31 है, 27 और 31 कितना हो जाएगा, 27 और 31 28, 58 हो जाएगा। तो ये दोनों हटा दो, और ये 68 जाएगा, यहां पर बचेगा 10। अब 10 50 10 60 और एक 61 यहां पर है, हमारे पास इस साइड बचा है 61, और इधर पे कितना है 96, हमारे पास इधर बचा है 61 और इधर पे बचा है 96, ठीक है। ऊपर वाले में 96 बचा है, ऊपर वाले में 96 बचा है, और नीचे वाले में हमारे पास बचा है 61। इसका मतलब ऊपर वाला कितना एक्स्ट्रा है, तो आपको सर 5 35 एक्स्ट्रा है, 5 संख्याएं हैं डिवाइडेड बाई 5, तो ऊपर वाले का एवरेज 7 ज्यादा होगा, तब वो 82 है। जब एवरेज 7 ज्यादा होगा तब वो 82 है, तो नीचे वाली संख्याओं का एवरेज 7 कम कर देंगे, 75 हो जाएगा आंसर। ये कंपैरिजन है, ठीक है। आप अगर जोड़ घटा के करोगे तो आपको भी पता है कि कितनी कैलकुलेशन लगेगी, कितना टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा अप्रोच सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, इससे क्या होता है कि चीजें बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी से सॉल्व होती है, ठीक है। चलो भाई आगे बोलेंगे। एक टेस्ट में चंद्रन कोई है जो भी है, 45 अंकों में से 16 अंक प्राप्त किए, उसे एक और टेस्ट देना है, पास होने के लिए उसे कुल 48% अंकों की जरूरत है। दूसरे टेस्ट का पूर्णांक 80 है, वह केवल पास हो सका, तो आपको बताइए कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब देखो यहां पर सवाल सॉल्व करने का कई तरीके रहेंगे, आप यहां पर कैसे कर सकते हो, बेसिक से जाना हो तो बेसिक से जा सकते हो, बट हम यहां पर कैसे जाएंगे, मैंने पहले ही बोला कॉन्सेप्ट पे काम करना है आपने को, ठीक है, अप्रोच अप्लाई करना है। एलिगेशन लगाएंगे भाई, ओवरऑल उसे कितना चाहिए, बोले कुल मिलाकर 48% नंबर चाहिए उसे, उसे कुल मिलाकर 48% नंबर चाहिए। अब 48% तो चाहिए, ओवरऑल 48 चाहिए, एवरेज वैल्यू ये है। तो दूसरा टेस्ट यहां पर हो गया, यहां पर हो गया पहला टेस्ट। दूसरे टेस्ट में कितने नंबर आए नहीं, ठीक है। पहले टेस्ट में कितने नंबर आए, तो आप कहोगे सर 45 में से उसके 16 नंबर आए, 45 में से 16 नंबर आए, 90 में से 32, 90 में से 32, तो परसेंटेज तो होता है 100, तो 100 में से 320/9, यहां पर आएगा 320/9%। ये पहले वाले टेस्ट के नंबर है परसेंटेज में, ये ओवरऑल चाहिए, और इनके बीच का रेशियो कितना है, इनके बीच का रेशियो कितना है, पहले वाले के अंक है 45 और दूसरे वाले के पूर्णांक है 80, तो पहले वाले के 45 से दूसरे वाले के 80 है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर देंगे, 9:16 आ जाएगा, 9:16 आ जाएगा। तो अब ये कितना, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, तो ये तो 30% से भी कम हो रखा है। ऑब्वियसली यहां पर चीजें जुड़ के आएंगी, ऑब्वियसली चीजें यहां पर जुड़ के आएंगी। अब हमें क्या करना है, यहां का हमें डिफरेंस चेक करना है, यहां का डिफरेंस चेक करना है, 48 गुणे 9 करेंगे, 48 गुणे अगर हम 9 कर रहे हैं तो भाई ये हटाएंगे तो ये 432 हो जाएगा, 432 में से अगर 320 जा रहा है, 432 में से अगर 320 जा रहा है तो 112/9, 112/9, 16 बराबर 112/9,
दैट मीन 16 से 16 कैंसिल कर देंगे, ये 1 बराबर 1 तो 9 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा यहां से 16 बराबर अगर 112/9 है तो 9 बराबर अगर हम फाइंड करेंगे तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, आपको भी सर 9 बराबर आ जाएगा 112 गुणे 9/9 गुणे 16, ये आ जाएगी 9 की वैल्यू। 16 सत्ते 112, 9 से 9। ठीक है, तो 9 बराबर आ जाएगा 7, 7 जोड़ देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो सर 55 आ जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप इसे एलिगेशन से लगा सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, बोले सर बेसिक कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए समझ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, तो सर टोटल 80 यहां पर है, 45 वहां पर है, 80 यहां पर है, 45 वहां पर है, टोटल बन रहा है 125। नंबर चाहिए 48%, नंबर चाहिए 48%, 5 4 12, मतलब 60 नंबर लेके आने उसको। कितने नंबर लेके आने हैं, 60 नंबर लेके आने हैं। अब 60 में से 16 नंबर तो वो ला चुका है पहले पेपर में, 16 नंबर अगर लेके आ चुका है तो इसका मतलब अभी उसको 44 नंबर और चाहिए, और 80 नंबर के पेपर में तो कितना परसेंट हो जाएगा, बस ये कैलकुलेट करना है। 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 4 से कैंसिल करो 11 बार, आंसर 55% नंबर आना चाहिए। बस यही इस सवाल का, ये बेसिक है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब एक सवाल को करने के कई तरीके रहेंगे, कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये सवाल देखो, इसको कैसे करना रहेगा, और ये क्लासेस आपकी रेगुलर चलेगी, ये ध्यान रखना है ना। 10 दिन है मेरे भाई, 10 दिन पढ़ जाओ मन लगा के। मैं कैसे टाइम निकाल के आपको कोशिश करता हूं कि कैसे भी करके ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं और पढ़ा जाऊं जितना ज्यादा, बस टाइम की कमी मेरे पास रहती है कि पूरा शेड्यूल एकदम बिजी रहता है, बट अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी चीजें सिखा पाऊं। अब ये सवाल समझो, 23 मीटर की कोर वाले एक वर्गाकार पार्क के बीच में 3 मीटर की चौड़ाई वाले दो रास्ते इसके केंद्र से होकर के गुजर रहे हैं। 23 मीटर कोर वाला एक वर्गाकार पार्क है, 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता इधर से गया, 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता इधर से गया। ठीक है, दो रास्ते केंद्र से होकर के गुजर रहे हैं। ये 23 मीटर दे रखा आपको और ये 3 मीटर है, ये वाला हिस्सा। आपसे कहे कि इस रास्ते पर 1 रुपए प्रति डेसीमीटर स्क्वायर, ओके, डेसीमीटर स्क्वायर की दर से बजरी बिछाने का खर्च क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। लेकिन जब इस तरीके से सवाल आए तो आप लोग जैसे भी सॉल्व करते हो, आपने सॉल्व करने का तरीका देखा होगा, बट मैं हमेशा क्या करता हूं कि जब अपना कॉन्सेप्ट कुछ अप्लाई हो सकता है देन व्हाई नॉट, अप्लाई करते हैं। मैं इस सवाल में थोड़ी सी शिफ्टिंग लगाता हूं। शिफ्टिंग क्या करता हूं, ये रास्ता बीच में है ना, इसको धक्का लगाओ, इसको धक्का लगा लगा के किनारे पहुंचा, पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा, समझ लो। देखो सवाल कितना इजी बन जाएगा। आपको रास्ते का एरिया निकालना है यहां पे, ठीक है, आपको रास्ते का एरिया निकालना है। अभी आप निकालोगे आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत इजी लगेगा। इस रास्ते को धक्का लगा के उधर पहुंचे, इस वाले रास्ते को धक्का लगा के ऊपर पहुंचा दे, ऊपर पहुंचा दो या नीचे पहुंचा दो, हमने ऊपर पहुंचा दिया। जब पहुंचा देंगे तो हमारा फिगर किस तरीके का बन जाएगा, हमारा फिगर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी 23 मीटर की थी, ये वाला रास्ता इधर आ जाएगा तो ये वाला रास्ता पहुंच गया इधर पे, और इस वाले रास्ते को ऊपर पहुंचा दिया था तो ये रास्ता पहुंच गया इधर। यस, अब आपको भी पता है कि ये सब क्या है, बोले सर ये तो पूरा रास्ता है। यस नो, ये सब क्या है, ये सब तो रास्ता है ना, हाँ या ना, खत्म कहानी। रास्ता कितना, बोले सर 3 है, ये 3 है, पूरा 23 है, ये 3 है, मतलब बचा हुआ एरिया 20 है। बाहर से एरिया हो जाएगा 23 का वर्ग 529, अंदर से हो जाएगा 20 का वर्ग 400, 529 में से 400 अगर घटा देंगे तो रास्ते का एरिया कितना आ जाएगा, बोले सर 129 मीटर स्क्वायर।
अब अगर 129 मीटर स्क्वायर है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोले खर्च जो है 1 रुपए प्रति डेसीमीटर स्क्वायर है। हमें पता होता है कि 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में होगा 100 डेसीमीटर स्क्वायर। तो 129 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 12,900 डेसीमीटर स्क्वायर। अब 1 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्चा 1 रुपए, तो 12,900 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्चा 12,900, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अप्रोच समझ में आई होगी, है ना। पसंद आई तो लाइक करना। फिर चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, 10 साल पहले मुरली की जो आयु है वो उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुना है। 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु की 2 गुना है। उनकी वर्तमान आयु का रेशियो पूछा है। ओके, सतीश की आयु, एक साइड पर फादर, एक साइड पर फादर और एक साइड पर मुरली की आयु, मुरली, और एक साइड पर सतीश। मुरली की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना है, मतलब ये 3 गुना थी और ये 1 गुना है। कब? 10 साल पहले। फिर क्या बोले, 10 साल बाद, 10 साल बाद ये कितना है, बोले सर 2 गुना हो जाएगा। रेशियो में इक्वल करने का, डिफरेंस को इक्वल करने का तरीका हमने सिखाया होगा। रेशियो में डिफरेंस को इक्वल करने का तरीका हमने सिखाया हुआ है। क्या करना है, बोले सर इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है। इनका डिफरेंस कितना है, 1 का है। इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2। खत्म कहानी। ठीक है, अब साफ साफ दिखाई पड़ रहे, 4 3 से 4 साल की हो रही है, 1 से 2 साल की हो रही है, 20 साल के डिफरेंस। तो आपके हिसाब से 1 साल बढ़ रहे हैं, 3 से 4 हो रहे हैं, 1 से 2 हो रहे हैं, आपके हिसाब से 1 साल बढ़ रहे हैं, इनके हिसाब से 10 10 20 साल बढ़ रहे हैं। तो 1 बराबर हो जाएगा 20 साल के, 1 बराबर 20 साल के। तो ये 3 बराबर कितना आ जाएगा, अगर यहां से हम बात करें तो आप कहोगे सर 3 बराबर यहां से आ जाएगा, जो मुरली है वो 60 साल के हैं, जो बेटा है वो 20 साल का है। कब? 10 साल पहले। तो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें यहां से, तो मुरली की प्रेजेंट एज, अगर ये 10 साल पहले 60 के हैं, तो प्रेजेंट एज मुरली की हो जाएगी 70 और बेटे की हो जाएगी 30। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7:3, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7:3, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइप ए और सी एक खाली टंकी को क्रमशः 7 और 10.5 घंटे में पूरा भर सकते हैं। पाइप ए और सी एक खाली टंकी को क्रमशः 7 और 10.5 घंटे में पूरा भर सकते हैं। तो ये हो गया पाइप ए, पाइप ए ये 7 घंटे में भर रहा है। पाइप सी 10.5 मतलब 21/2 घंटे में भर रहा है। जबकि पाइप भी भरी हुई टंकी को 5.25 को अगर सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21/4। बी जो है वो 21/4 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, तो स्टार लगा लेना जिससे पता रहे कि ये खाली करने वाला है। ठीक है, यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितने घंटे लगेंगे। टंकी का हमें भरना है 2/3 भाग। अब क्या करेंगे, बोले सर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, बोले न्यूमरेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोले सर 21, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ बोले 1, इसका मतलब ये 21 ही आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ए जो है वो 3 लीटर पानी भर रहा है, बी जो है वो 2 लीटर, कितना 21/2 से अगर डिवाइड करेंगे तो बी 2 लीटर पानी भर रहा है, और ये भाई साहब 4 लीटर पानी को बाहर निकाल, है ना, स्टार लगा 4 लीटर पानी को बाहर निकाल रहे हैं। टंकी आपकी है 21 लीटर की, आपसे कहा है इसका 2/3 भाग भरना है। तो अगर इसका 2/3 भाग फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा 14 लीटर।
भाई खोल दो तीनों के तीनों पाइप तो 5 लीटर भरा जाएगा, 4 लीटर बह जाएगा, ओवरऑल 1 लीटर पानी 1 घंटे में गया। तो 14 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा? 14 घंटे में। ऑप्शन डी करेक्ट है। सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, दो संख्या अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर 27 है। यदि इस संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, ठीक है, दोनों अंकों का योग 9 है। मजेदार बात तो यहां पर ही आ गई, दोनों अंकों का योग 9 वही हो सकता है दो अंकों में जो 9 का पूरा पाड़ा हो गया, सीधी बात है। तो संख्या हमारी कौन कौन सी हो सकती है? बोले अंकों का योग 9 दे रखा है तो मतलब 18, 18 के बाद में 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। ऐसे क्यों लिखा? बोले अभी अंक पलटने वाली भी बात तो चली थी, और अंक पलटने पर अंतर 27 का आना चाहिए, यहां पर अंतर 9 का है, नहीं, यहां पर अंतर है 27 का है। सही है या नहीं है? तो बस मिल गया आंसर। यहां पर अंतर 45 का है, यहां पर अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा 63 का। मिल गया। अब क्या है, यदि संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर संख्या का लघुत्तम समावर्तक और संख्या, यह क्या है? फाइंड द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एंड नंबर ऑफ द नंबर व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये क्या है? The two-digit number whose digits are interchanged, the difference between the original number and the new number become 27। तो नंबर्स तो मिल चुके हमें, नंबर्स तो यहां से मिल चुके कि नंबर्स हमारा 36 और 63 है, ठीक है। The sum of the both digits of this number is 9। सही है। Find the least common denominator। संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर, ठीक है, बदलने पर संख्या का लासा, ओके, और संख्या, लासा और संख्या ज्ञात करो, मतलब क्या है ये? क्या पूछना चाह रहे हो तुम? लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एंड द नंबर ऑफ द नंबर। सवाल में ही समझ में नहीं आ रहा क्या है। संख्याएं तो देखो हमने यहां तक फाइंड कर ली, अब इसके बाद पूछ क्या रहा है? लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किस में होता है? फ्रैक्शन में होता है, हर। यहां पर कहां से डिनोमिनेटर आएगा? कुछ भी है। लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ये क्या होता है? पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा आज तक। एंड द नंबर ऑफ द नंबर, और संख्या का संख्या है, कुछ तो बढ़िया चीज है ना? हमें नहीं पता है क्या है, पता कर लेना क्या है। नीचे से संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर संख्या का लघुत्तम समावर्तक, भाई ये फाइंड किया, और संख्या ज्ञात करो, और संख्या ज्ञात करो मतलब आंसर 2 होने चाहिए। कुछ है यहां पे खेल, है ना? वो हमें सवाल में कहीं ना कहीं अच्छी खासी एरर करी रखी है लैंग्वेज में। लैंग्वेज को खूब आराम से समझो क्या है। ओवरऑल संख्या क्या आ चुकी है? संख्या आपके पास आ चुकी है 36 और 63। जो वो पूछना चाह रहे हैं वो मे भी पॉसिबल यहां से 4 आ जाएगा, यहां से 7 आ जाएगा। क्या पूछना चाह रहे हैं वो लैंग्वेज ही अजीब कर रखी है, कुछ टाइपिंग की गलती करके रखी है। ये क्या है? ओके, तो कुछ टाइपिंग की गलती कर रखी, जो कुछ भी रहेगा संख्या आपकी या तो 36 रहेगी या 63 रहेगी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला है कि संख्या के बीच का अंतर, डिफरेंस बोला है ना? द न्यू नंबर बिकम्स, ये क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर एंड द न्यू नंबर बिकम्स 27। अब डिफरेंस मतलब कोई भी बन सकता है, कोई भी बड़ी हो सकती है, कोई भी छोटी हो सकती है। तो फाइनलाइज नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर ही हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। अगर वो बोलते कि बड़ी संख्या बन रही है, छोटी संख्या बन रही है, तो हम पहुंच सकते हैं। तो आंसर होगा 36 या 63। उसके बाद की कहानी क्या है, वो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम है। ओके, चलो भाई।
तो फाइनली संख्याएं फाइंड कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, पाइप ए और बी जब एक साथ काम करते तो वे खाली टैंक को 14.4 घंटे में भर देते हैं। पाइप ए और बी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो किसी टैंक को 14.4 घंटे में भर देते हैं। इन्होंने क्या किया, 2.4 घंटे काम किया। 2.4 घंटे काम किया, इसका मतलब अभी ए और बी के लिए 12 घंटे का काम बाकी है। अभी ए और बी के लिए 12 घंटे का काम बाकी है। लेकिन फिर क्या हुआ, बोले अब ए ने काम बंद कर दिया। ए ने काम बंद कर दिया तो टैंक को भरने में कितने 50.4 घंटे लग गए। तो भाई अभी ए और बी के लिए 12 घंटे का काम बाकी था, लेकिन ए ने छोड़ दिया तो बचा हुआ सब काम किसने किया, बी ने। तो जो काम ए और बी मिलकर 12 घंटे में कर लेते वो बी ने कितनी देर में किया, बोले सर टोटल लगे 50.4, 2.4 हो चुका है। इसका मतलब बी ने बचा हुआ काम 48 घंटे में किया होगा। ए और बी जो काम को 12 घंटे में कर लेते वो काम ए बी ने 48 घंटे में किया। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां से बी की एफिशिएंसी अगर 1 तो ए और बी की एफिशिएंसी 4, दैट मींस ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। इतनी कहानी खत्म। अब पूछ रहे कि ए जो है वो खाली टैंक को कितने अकेले भरने में कितना समय लेगा। अब भाई देखो टैंक यहां तक तो जो बचा हुआ जो टैंक था वो देखो 48 का हो चुका है। 3 के हिसाब से देखा जाए तो ए को लगेगा 16 घंटे। 16 घंटे तो ये लग गए ए को, ठीक है। दूसरी चीज है 2.4 घंटे ए और बी काम कर चुके थे 4 के हिसाब से। दूसरा टाइम अभी और कितना बाकी, स्टार्टिंग वाला 2.4 घंटे के हिसाब से 4 यूनिट के हिसाब से इतना काम कर चुके हो। अब 3 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, तो आपको 3.2 आवर्स और लग जाएगा। तो 16 घंटे वहां पे और 3.2 आवर्स और, तो टोटल टाइम लगेगा 19.2 घंटे। आप इसको टेबल बना के भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखो समझते हुए आराम से पढ़ना है, मस्ती के साथ में सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। मैं इस तरीके से आपको पढ़ा के जाऊंगा कि कोई भी परेशानी आपको नहीं आनी है। बस दम मन लगा के सारे लेक्चर्स तैयार करते रहना, डेली ये क्लास आएगी आपकी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की माप 5 और 3 है, इसकी परिधि का क्षेत्रफल ज्ञात करो। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसकी परिधि का क्षेत्रफल ज्ञात करो। In a right angle triangle, the measure of the two side formating a right angle is 5 and 3. एक राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 3 और 5 दे रखी है। तो अब ट्रिपलेट लगाओ, इसको 4 लिखोगे है, नहीं लिखना, ट्रिपलेट ऐसे नहीं लगाते, ये 90 लिख रही है। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा कर्ण समकोण त्रिभुज है, तो 25 और ये कितना हो जाएगा 3, 25 और 9 34, √34 हो जाएगा। अब ये हमें एक पॉइंट पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है सरकम सेंटर, और उससे हम इस तरीके से परिवृत्त, अगर ये सरकम सेंटर मिड पॉइंट पर है तो इस परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बोले इस परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी √3/4, √34/2। ये हो गई हमारी आर बराबर। तो इन्होंने पूछा इसकी परिधि बताओ, तो परिधि होता है हमारा 2πr, 2π, और आर कितना है, बोले ये हो जाएगा √34/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये आ गया √34, ठीक है। √34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस, परिधि का क्षेत्रफल
परिधि का क्षेत्रफल कौन निकालता है? What will be the area of its circumference? भाई काम करो, इसका एरिया ही आपसे पूछ रखा है उन्होंने, और कुछ नहीं पूछा हुआ है। एरिया ऑफ द सरकम सर्किल पूछा है, सरकमफ्रेंस नहीं पूछा है, सरकम सर्किल पूछा है ना। सरकमफ्रेंस परिधि का क्षेत्रफल कौन निकालता है? एरिया ऑफ द सरकम सर्किल। अब रेडियस चूंकि हमारे पास आ चुकी है, रेडियस चूंकि हमारे पास आ चुकी है, तो हम यहां से अपना सरकम सर्किल का एरिया फाइंड कर लेंगे। टाइपिंग में थोड़ा सा एरर आ जाता है ना, दिक्कत होने लगती ना। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 34 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 8.5 पाई, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। पर्दी जो हमने लोगों ने फाइंड करी थी वो पर्दी रहेगी। पर्दी कितना रहेगी, √34 पाई। एरिया कितना हो जाएगा सरकम सर्किल का, 8.5 पाई। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि 9.5% के वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में इतने रुपए हो जाती, आरंभ में निवेश की गई राशि बताइए। प्रिंसिपल पूछा है, हमने आपको सिखाया कि अगर साधारण ब्याज में प्रिंसिपल ना दिया जाए तो प्रिंसिपल कितना, 100। अगर प्रिंसिपल 100 मानते हैं तो हमारा जो ब्याज होता है वो कितना होता है, रेट इनटू टाइम के बराबर। सिखाया ये सब कुछ, ठीक है। अगर प्रिंसिपल को हमने 100 ले लिया तो जो ब्याज रहेगा, ठीक है, जो ब्याज रहेगा वो कितना हो जाएगा, रेट इनटू टाइम। अब रेट दे रखा है 9.5, टाइम दे रखा है 9 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 9 × 81, 485.5, ब्याज आ जाएगा 85.5। तो भाई हमारे हिसाब से टोटल पैसा कितना हो जाएगा, तो बोले सर अमाउंट हो जाएगा हमारे हिसाब से 185.5, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से है 1113, ठीक है। तो यहां से हमें फाइंड करना है 100 की वैल्यू, तो अगर 100 बराबर अगर हमें फाइंड करना है तो ये कितना आ जाएगा, 1113 इंटू 100 और इंटू 10 और कर दो, नीचे का डेसिमल का चक्कर खत्म हो जाएगा, 1855। कैंसिल करो, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल किया है तो 5 दिया 15, 3 बचा, 5 7 35, 5 5, ठीक है। अब 37 दिया 111 और 1 दिया 3, तो भाई 3 बार ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, डबल जीरो, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 600 रुपए, और ये इस सवाल का काफी इजी तरीका रहेगा इस तरीके से आपके सीए ऐसा ही ये टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। टाइप ए के कामगार टाइप बी के कामगारों की अपेक्षा 2:2 पॉइंट गुना अधिक एक्सपर्ट है, ठीक है, मोर एफिशिएंट। टाइप ए के 12 कामगार एक दिन को एक काम को पूरा करने में 16 दिन का समय लेते हैं। टाइप ए के 4 और टाइप 2 के 15 कामगारों को उक्त कार्य करने में कितने दिनों का समय लगेगा, ये आपसे पूछा। मतलब टाइप ए और टाइप बी करके इन्होंने सवाल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करी है। आप क्या करो, तुरंत वहीं पर अपना गणित लगाओ, बोले टाइप ए हटाओ, इसकी जगह पर ए और बी, बस ये लगाओ। ये ए है टाइप ए की जगह पे, और क्या ये ए है और ये क्या है, बी है। ये हमने अपनी तरफ से करेक्शन कर लेना है सवाल में। सवाल सही लिखा है, सवाल में कोई करेक्शन नहीं, बट हमने सवाल को सिंपल करने के लिए कर लिया कि ए जो है वो बी की अपेक्षा 2.25 गुना अधिक एक्सपर्ट है। ए 12
ए टाइप के, ए जो है वो 12 कामगार एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, ए के 4 और बी के 15 कामगार पूरा करने में कितना टाइम लेंगे आपसे पूछे। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करना शुरू कर जाओ। 2.25 टाइम्स मोर। मोर मतलब क्या है बोले सर, अगर जो दूसरे टाइप वाला जो है वो अगर 1 यूनिट काम कर रहे हैं, दूसरे टाइप वाला अगर 1 यूनिट काम कर रहे हैं तो पहले टाइप वाला इससे 2.25 टाइम्स ज्यादा करेगा, मतलब 2.25 ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3.25 यूनिट काम ये करेगा। ठीक है, अब काम कितना है वो समझो, काम कितना है वो समझो। तो भाई टाइप ए के 12 जो कामगार है, 12 मिलकर इनका काम है 3.25 यूनिट, तब जाके 16 दिन में इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इतना पूरा काम है। अब ये जो काम है ये किससे करवाना है, तो इन्होंने बोला है कि 4 लोग चाहिए, 4 into this, तो 4 into 3.25। ठीक है, और टाइप 2 के 15 चाहिए, तो 15 गुणे 1 उसका तो बस यही हो जाएगा। इतने लोग कितने दिन में करेंगे, बोले x दिन में करेंगे कंप्लीट, मल्टीप्लाइड बाई 16, यहां पर मल्टीप्लाइड बाई x, सिंपल सी चीज है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करो कितना हो जाएगा, तो 12 तिया 36 और 36 और ये हो जाएगा 3, 39, 39 गुणे 16 बराबर, ये कितना, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 और 15 28, 28। ठीक है, इंटू एक्स। अरे सॉरी सॉरी, यहां पर क्या लिखा, 2.25 है, 2.25, पता नहीं कहां पे है। तो ये कितना दे रखा था आपको कि 12 लोग 2.25 वाले 16 दिन में काम को कर रहे हैं, बराबर। अब चाहिए 4 लोग 2.25 वाले और प्लस 15 लोग चाहिए 1 यूनिट वाले, और ये लोग x दिन में काम को कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24 और 3 27 गुणे 12, सॉरी 27 गुणे 16, और ये हो जाएगी 4 दूनी 8 और 1 9, 15 और 9 24, 24 गुणे x। सॉल्व कर जाओ इसे, सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से कैंसिल किया 9 बार, तो x बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18। कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, बोले सर 18 दिन, और यही इस सवाल का। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई, इसके एक विकर्ण की लंबाई। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड कैसे करेंगे, समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, बोले सर ये होता है d1 इंटू d2 बाई 2, d1 इंटू d2 बाई 2, और ये बराबर है 48 के, जहां पर d1 की लंबाई हमें एक विकर्ण दे रखा है 12√2 बटे 2 इंटू d2 बराबर 48, 6 बार जाएगा, 6 से कैंसिल किया 8 बार, तो दैट मीन्स d2 इक्वल टू आ जाएगा 4, d2 बराबर 4√2 हो गया। तो आपसे पूछ रहे समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताइए, तो भाई ये विकर्ण हो गया आपका 12√2, ये विकर्ण हो गया आपका 4√2, ये अगर 12√2 है तो ये पार्ट 6√2 होगा, और ये पार्ट बचा हुआ 2√2 हो जाएगा। हमें पता है समचतुर्भुज के विकर्ण 90 पर काटते हैं, छगनक 36 दूनी 72 और 8 80,
√80 ये वाली आएगी, √80 मतलब 4√5। कितना हो जाएगा? √80 मतलब 4√5। पाइथागोरस लगा के हम भुजा फाइंड कर लेंगे, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज वाले जो क्वेश्चन है ना, सबके सब मजेदार लगे होंगे आपको। एक व्यक्ति अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है। 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 15 घंटे लगते हैं। इनमें से कितने घंटे उसने साइकिल चलाई? 15 घंटे उसे लगते हैं। अब क्या किया जाए, सोचिए ना, कैसे सॉल्व करेंगे? 12 की स्पीड से अगर जा रहा है, सोच लो एक साइड पर साइकिल और एक साइड पर पैदल। साइकिल की स्पीड 12 की है, 15 घंटा टाइम लग रहा है। तो अगर पूरी डिस्टेंस उसने साइकिल से ट्रेवल करी होती तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 180 किलोमीटर। और अगर पूरी डिस्टेंस पैदल जाता तो 15 गुणे 5 75 जाता। लेकिन कुछ साइकिल और कुछ पैदल है, तो कितना गया? 124 लग गया एलिगेशन। डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, यहां से कितना हो जाएगा? 75 49 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा, मतलब 7:8। दैट मीन्स 7 घंटे साइकिल और 8 घंटे पैदल चलाए। उन्होंने पूछा कितने घंटे साइकिल चलाई? 7 घंटे। ऑप्शन सी से। उम्मीद करते हैं शायद इस सवाल का ये मेथड अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे आपके लिए, पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। आगे अपनी प्रैक्टिस तैयारी रखिएगा। कोई भी कमी, कोई भी अगर दिक्कत आपको हो रही है, टॉपर्स क्लब पे आप पूछ सकते हो, डाउट ग्रुप है हमारे, और भी जहां पे भी आपको पूछने की जगह मिल रही है। टॉपर्स क्लब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एड स्टोर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। सभी जगह पर डाउट्स के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं हम लोगों ने कि आप अपने डाउट्स वहां पर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, टॉपर्स क्लब पर स्पेशल डाउट सेक्शन बना हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके वहां से चीजें पूछ सकते हो। अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस में कोई कमी मत रखना। आपको भी पता है मैं एसएससी पढ़ाता हूं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए जितना सहयोग बन सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे। इन 8-10 दिन तक कोई भी क्लास नहीं रुकेगी एनटीपीसी की, बाकी और कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस तैयार कंप्लीट रखिए, और ये क्लासेस रेगुलर चलेंगे, इनको अटेंड करते रहिए। ये क्लासेस बहुत ज्यादा फायदा देके जाएंगे आपको। जो भी हमने आपको 500-600 क्वेश्चन के आसपास सेलेक्ट किए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और पूरी कोशिश करेंगे कि चीजें जितने अच्छे से हो सकती हैं उतने अच्छे से करके देंगे। ठीक है, चलो भाई, फिर इस लेक्चर को ओवर कर रहे हैं। कल मुलाकात करेंगे आपसे। ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।